हेलो गुड मॉर्निंग, आपके साथ मैं मीनाक्षी गिरमाल और मेरी दोनों कुलीग्स यहाँ पर है, श्वेता और साथ ही नेहा। हम तीनों के दिनों आपको बिल्कुल एंकरिंग आउटफिट में तैयार दिखाई दे रहे हैं, फुल ऑन मेकअप के साथ। वो इसलिए कि हम एंकरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सोशल मीडिया टीम के लिए कुछ ना कुछ अपडेट्स यहाँ लेकर आ रहे हैं। और अभी हमारे बीच में जो डिस्कशन का इशू था वो ये कि एमसीडी इलेक्शन मतलब राष्ट्र की सबसे बड़ी खबर बनकर आज चल रही है। श्वेता, आपको कभी याद है कि स्कूल के ज़माने में आपने कभी एमसीडी चुनाव के बारे में सुना और ये जाना हो कि कौन सी पार्टी आएगी? या कॉलेज के समय की बात कर ले, आज से 10 साल पहले भी ये कोई नहीं जानता था कि कौन सी पार्टी जीत रही, किसी को दिलचस्पी नहीं होती थी कि और सिर्फ आप जाते थे किसी पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि आपका जो कैंडिडेट था उसके नाम पर आप वोट देख के जाते थे। इस बार जो अभी तक जो रुझान आया, क्योंकि रिजल्ट्स के लिए फिर हमें थोड़ा सा इंतजार तो करना ही होगा। एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी वेव की, जिस मोदी वेव की हम बीच में बात कर रहे थे, ये लहर अब कम हो गई है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 साल एमसीडी पर कब्जा बीजेपी का ही रहा। उसके बावजूद इस बार भी मैदान में उतरी बीजेपी मोदी के चेहरे के कैंडिडेट्स के साथ। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है, चेहरा था मोदी का, नए कैंडिडेट से दांव खेला, जीत भी गए और उसके बाद प्रचंड जीत, प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ते हुए, ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी। तो मुझे एक बार और इसमें लगती कि सीधे प्राइम मिनिस्टर की साख को आपने एमसीडी से जोड़ दिया, ये बहुत अजीब है। और ये इसलिए क्या लोकल कैंडिडेट्स मतलब ना किसी सुर्खियों में है, ना उनके नाम किसी को पता है। मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जिन्होंने वोट भी किया है शायद ये सोच के कि हम बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, मोदी को वोट करते हैं। और इसी पे तो लड़ भी रही है ना बीजेपी। अभी जो पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए, वहां पे आप देख लीजिए किसी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर या चेहरा लेकर बीजेपी नहीं उतरी। बीजेपी जहां भी लड़ रही है सिर्फ मोदी के नाम और विकास, सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री मोदी का नारा दिया है, उसी के साथ, बिल्कुल उसी के साथ। क्योंकि क्या है ना, ये जो विपक्षी है वो यहाँ कमजोर पड़े हैं। केजरीवाल अटक गए ईवीएम को लेकर वो लड़ने लगे, फिर उप राज्यपाल से उलझ गए। अब जनता ये सोच रही है कि भैया आप तो अपना कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति, हमारा क्या होगा? जिन वादों के साथ आप सत्ता में आए थे, सरकार में आए थे, आप हमें छोड़ करके आप कभी केंद्र को दोष देने लगते हैं। सबसे मजेदार बात ये है, उन्होंने कहा कि अगर जीत गए तो ठीक है, अगर हार गए तो ईवीएम में गड़बड़ी है। ये कैसे हो सकता है? और आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, ये स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हैं? और शायद उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही है कि जो अगले अब चुनाव होंगे विधानसभा के दिल्ली में, वहाँ पर वो देख पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। अच्छा, और ऐसा नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जो स्टेटमेंट देते हैं, जैसे क्लास में नहीं होता कि बच्चे आपस में लड़ पड़े हैं, उसकी मैंने नहीं किया, ये इसने किया नहीं। और ये भी मैम, मैंने तो अच्छा किया था मैम, इसने किया है, सब मॉनिटर बनाए जाने से मैं खपा हूँ। एक जोक और चल रहा हमारे स्कूल में कि एग्जाम तो अच्छा हुआ, पता नहीं रिजल्ट खराब क्यों आता है, ये समझ नहीं आ रहा है। पढ़ाई तो बहुत करी थी, लेकिन क्या हो गया, टेस्ट माना जा रहा था। एमसीडी का जो चुनाव है वो एक तरह से लिटमस टेस्ट आम आदमी पार्टी के लिए माना जा रहा था, क्योंकि लगभग 2 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को यहाँ पर दिल्ली में। उसके बावजूद जो हाल है, यानी कि इस बार जो उतरी थी आम आदमी पार्टी ये कहते हुए कि भैया झाड़ू लगाइए सभी पर और हमें जिताइए। दरअसल दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर ही झाड़ू लगा दिया है और अब बीजेपी जो है, यानी कि हर ओर केसरिया, वो दिख रहा है। मीनाक्षी ईस्ट दिल्ली में रहती हैं, वहाँ का हाल बखूबी जानती हैं, वहाँ से रिपोर्ट भी उन्होंने करी। लेकिन इससे पहले कि वो हाल बताएं, मैं आपको दक्षिण दिल्ली का हाल बताना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत पॉश इलाका माना जाता है। माना जाता है कि बहुत वहाँ पर तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है। हालांकि 10 साल से वहाँ पर एमसीडी में बीजेपी ही है और दिल्ली में भी हर जगह बीजेपी का ही वर्चस्व रहा। लेकिन दक्षिण दिल्ली अपने आप में मॉल्स बहुत सारे हैं, मॉल कल्चर है, लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन हर जगह जहाँ भी हमने देखा पार्किंग की समस्या, वहाँ पर कोई भी बेसमेंट लेवल पार्किंग सिवाय मॉल्स के आपको कहीं नहीं मिलेगी। लाजपत नगर मार्केट भी मैं गई, साउथ एक्स मार्केट भी गई, कहीं मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनाई गई। एक जगह जहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है वहाँ पर एकदम भूतिया माहौल था, मतलब वहाँ कोई जाता ही नहीं पार्किंग करने। आप सड़क पर गाड़ी पार्क कर दीजिए, टाइम बच जाएगा, आप पार्किंग तक जाएंगे नहीं। 2 बार उस पार्किंग का उद्घाटन भी हो चुका है, अलग अलग लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, उद्घाटन हुआ बकायदा, लेकिन कोई पार्किंग में नजर नहीं आया। उसकी बड़ी वजह ये थी कि ना तो उस पार्किंग को ढंग से प्रमोट किया जाता है, ना वहाँ पर कोई अटेंडेंट है। महिलाएं वहाँ पर अगर जाएंगी तो सोचेंगी कि भाई यहाँ पर गाड़ी पार्क करने से अच्छा है, सेफ है या नहीं है, तो वो बाहर ही पार्क कर देती हैं। ये तो वहाँ पर हाल है। मेट्रो आने की वजह से वहाँ पर हर दिन जाम लगता है। आपको पता होगा, रिंग रोड अगर कभी आपने लिए तो आप जैम में ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या, पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या और गंदगी भी। सिर्फ पॉश इलाकों की अगर RWS को छोड़ दें, जो काम कर रही है अपनी अपनी सोसाइटी के लिए, एमसीडी लेवल पर कोई काम नहीं होता है। क्योंकि आपने जिक्र साउथ एमसीडी का किया, तो साउथ एमसीडी सबसे रिच एमसीडीज में से एक है, तीनों में सबसे अमीर। ईस्ट एमसीडी सबसे गरीब एमसीडी में से है।
हालत ये थी कि 2 बार उन्हें बेल आउट पैकेज दिया गया जो कि लोन पर दिया गया। अब इस लोन को लेकर भी दिल्ली सरकार के बीच में और जो एमसीडी है उनके बीच में लगातार मतलब लड़ाई वाला माहौल रहा, जिसका असर सीधे सीधे हम जैसे लोग जो वहाँ रहते हैं उन पर पड़ता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं ऑफिस जब आती थी, रास्ते में कम से कम 5 या 6 स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर कूड़ा आके डंप कर दिया जाता है। अब जो कूड़ा वहाँ पड़ा है उसकी वजह से एरिया ब्लॉक हो गया, वहाँ ट्रैफिक जैम, जो गंदगी हो रही है वो अलग। पर दिल्ली जैसे शहर में, मतलब जो देश की राजधानी है, वहाँ पर अगर आप ऐसी हालत देखते हैं तो आपको खुद ये लगता है कि हम किस जगह पर रहते हैं। यहाँ की इमेज, क्योंकि आप ग्लोबल सिटी की बात करते हैं, दिल्ली हमेशा टॉप 10 में आती है, तो ऐसे में आप क्या एक पूरी इमेज अपनी राजधानी की बाकी जगहों पर रख रहे हैं, वो अलग जगह। आपकी जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, इन इश्यूज़ को एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। और एक सवाल आप लोगों से पूछूँ, क्या आपने कभी देखा कि आपके इलाके का कोई पार्षद आप लोगों के बीच कभी आया हो? डोर टू डोर कैंपेन इलेक्शन में होते हैं, लेकिन उससे पहले वाली बात में इसमें भी जो ज़्यादातर लोग जो जमा होते हैं वो दरअसल चाय और समोसे के लिए जमा होते हैं और उनको लगता है कि शायद वो वोट में तब्दील हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आप दोनों तो रेजिडेंट्स हैं, एक ईस्ट दिल्ली के, एक साउथ दिल्ली का। मैं तो नहीं हूँ दिल्ली की रहने वाली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्पेशली मैं नॉर्थ दिल्ली को कवर करने के लिए गई थी। वैसे बाकी इलाकों को भी देखा मैंने, लेकिन नॉर्थ दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो 18-18, 20-20 घंटे वहाँ पर जाकर के मैंने लगाए और मैंने जो वहाँ लोगों को जानने और वहाँ की परेशानी जानने की कोशिश की, वो ये कि जो मौलिक सुविधाएं होती हैं वो तक लोगों के पास नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, हाहाकार मचा है। 4-4 दिन, 5-5 दिन हो जाते हैं, टैंकर्स नहीं आते हैं पानी के। लोग जो है बिना नहाए बर्तनों में, छोटे आपने टैंकर की बात करी तो उसमें मुझे अरविंद केजरीवाल का एक वो याद आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम फ्री पानी देंगे और फ्री बिजली देंगे, और अब तो उन्होंने हाउस टैक्स माफ करने की बात कही थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि गंदगी, जिसकी आप दोनों ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं वो सब मच्छर से उत्पन्न होती हैं, और मच्छर क्योंकि डेंगू लाता है, मच्छर जो है वो मलेरिया लाता है और तमाम। तो अगर मच्छर ही नहीं खत्म हो रहे हैं और हम गंदगी नहीं खत्म कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें एमसीडी के हम भरोसे हैं, एमसीडी से फंड नहीं मिलते, इसलिए दिल्ली सरकार बहुत बेबस। तो उसमें मीनाक्षी लेखी ने कहा था, जो मतलब काफ़ी चर्चा में भी रहा, उन्होंने कहा कि खुद एक मच्छर ऐसी बातें कर रहा है कि उनको शोभा नहीं देता। ये मीनाक्षी लेखी लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो ये बातें कही थी, अगर आपको, आप दोनों को याद हो कि जब दिल्ली में डेंगू का डंक मारा गया था, लोग जो थे परेशान थे, त्रस्त थे, तो उस समय उनके मंत्री फिनलैंड में थे, वहाँ पे वो घूम रहे थे कैंपेनिंग के लिए बाहर छोड़ के चले गए। हाँ, कुछ मंत्री फिनलैंड में भी गए थे, विदेशी दौरा भी हो रहा था उस बीच। तो केजरीवाल की बात को अभी हम साइड करते हैं, साइड में रखते हैं। तो नॉर्थ एमसीडी की मैं बात कर रही थी, और वहाँ पे देखिए किसी भी राज्य या फिर अगर आप देश की बात करें तो उसकी बैकबोन, उसकी जो रीढ़ होती है, वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था, वहाँ के लोगों की शिक्षा व्यवस्था। तो इस मामले में मैं तो बोलूँगी कि शून्य है। मुझे नॉर्थ दिल्ली में एक बड़ा सा शून्य दिखा, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे स्कूलों में गई तो वहाँ मैंने देखा कि जिस स्कूल में बिल्डिंग तो अभी रेनोवेशन हो गए हैं, आपको कई बिल्डिंग्स बाहर से देख के लगेंगे अरे ये तो प्राइवेट स्कूल जैसा है, लेकिन अंदर जाएंगे तो वही खस्ता हाल। एमसीडी के जो सारे, जैसे एमसीडी स्कूल में कई जगह बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि गंदगी इतनी, टीचर्स नहीं है। एक क्लास में जो रेशियो होता है बच्चों का, 40 बच्चों पे एक का रेशियो, एक टीचर का रेशियो होता है, वहाँ पर तो यह है कि 50-56 बच्चों पे एक टीचर। वो भी टीचर्स ने अपना दुखड़ा ये रोया कि 4-4, 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उनको जब पूछा, वो जब पूछते हैं कि भैया हमें सैलरी क्यों नहीं मिली, तो दोष लगा दिया जाता है एमसीडी। सैलरी की स्पेलिंग ही शायद उन्हें नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी वो पढ़ा रहे हैं और इस पर बाकायदा अपनी रिपोर्ट्स भी दिखा चुके हैं किस तरह से शिक्षा का स्तर है दिल्ली में, किस तरह से वहाँ पर जो बेसिक स्पेलिंग्स होती हैं वो टीचर्स को मालूम नहीं है। अगर उनका टेस्ट लिया जाए तो वो फेल हो जाए। मैं आपको बताऊं नेहा, मैं जब स्कूल में गई तो टीचर से मैंने जब बच्चों से पूछना शुरू किया तो वो बिल्कुल परेशान सी हो गई कि भैया हमसे सवाल जवाब क्यों हो रहा है हमारे बच्चों से। तो वो खुद आके गुस्से में उसने कहा, मुझे हैरानी में, बच्चों ये बताओ कि क्या मैंने आपको दिल्ली के प्रधानमंत्री और देश के चीफ मिनिस्टर के बारे में नहीं बताया है? जस्ट इमेजिन, मुझे हंसी आई कि सोचिए जब टीचर बच्चों से इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो वो बच्चे क्या जानेंगे। बिल्कुल नहीं। और उसके बाद जब मैंने बोला कि आप बोलने दीजिए, आप क्यों बच्चों में भड़कते हैं, तो बोले कि नहीं मैम, मैंने सबको बताया था, ये खावा का मेरी बेइज्जती करा रहे हैं। और ये सारी चीजें हमने दिखाई भी अपने दर्शकों को। तो ये कहा था बच्चों से, 5th क्लास के बच्चे से राष्ट्रपति का नाम पूछा तो वो बता रही है श्रीमती अरविंद केजरीवाल। जस्ट इमेजिन, श्रीमती प्राचार्य अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रपति का नाम। तो ये तो हाल है हमारी देश की शिक्षा का। 86% कहते हैं कि
कि दिल्ली जो है साक्षरता, दिल्ली की जो आलिया भट्ट साक्षरता से है वो इंस्पायर्ड हो गई। 86% है लिटरेसी लेवल, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और ही है। तो ये तो लगता हाल है कि सभी लोग जो स्पेशली ईस्ट दिल्ली एमसीडी में या जो नॉर्थ एमसीडी में, साउथ एमसीडी में, सबकी इच्छा यहाँ पर ये होगी कि हमें लुटियंस की दिल्ली में रहने का मौका मिले, क्योंकि वो एनडीएमसी के तहत आता है। और असल में जैसे हम इंडिया के लिए कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया अलग है, गाँव में रहने वाला इंडिया अलग है, मतलब भारत है और एक इंडिया है, वही एक डिफरेंस आपको दिल्ली में भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि लुटियंस वाली दिल्ली जो है वो बिल्कुल मॉडर्न दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है, ग्लोबल दिल्ली को, और आप दिल्ली के बाकी हिस्सों में जाएं तो आपको असलियत क्या है वो समझ में आ जाएगा। बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो यहाँ से नतीजे आते हैं, अब जो नई पार्टी का नई सत्ता जो शुरू होती है, कम से कम यहाँ से जो वादे किए गए बेहतरी के लिए दिल्ली वालों के लिए कुछ अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि 10 सालों से बीजेपी का ही राज रहा है, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ अगर बीजेपी इतने दमखम के साथ उसने दावा ठोका और वो अब आ भी रही है सत्ता में, तो कम से कम जो हाल पिछले 10 सालों में रहा वो दिल्ली का ना हो। यही हम उम्मीद जाते जाते हम ये भी कहना चाहेंगे कि हर बार जब कोई पार्टी 2 टर्म्स रूल कर लेती है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि ये पार्टी इसलिए नहीं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग नई पार्टी को मौका देना चाहते थे, लेकिन ऐसा इस बार सभी दावों को परे करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है कि एनसीपी में एक बार फिर से वो काबिज होगी 3rd टर्म के लिए। और इसी के साथ हम तीनों को दीजिए इजाजत। लगता है कि आप हमें वाइंड अप करना चाहिए, लोग कहेंगे कि 3 लड़कियां बहुत अगली बातचीत बातें शुरू जो हो है गई। वो चलती रहेंगी, इसीलिए आप बने रहे हमारे साथ, फिर भी हमारे साथ बने रहे, फिर और अपडेट्स के साथ आपके पास आएंगे। देखते रहिए एक राउंड ऑफ आज तक। कॉन्वर्सेशन फिर होगी। बिल्कुल देखते रहिए आज तक। थैंक यू।